इस शोहरत को पाने में जमाने लगे हैं, किसी की दुआ और किसी के ताने लगे। पहली फिल्म याद है? आपने छोटे में कौन सी मैंने शायद जो मुझे तो याद है अपनी। हाँ, मैंने तो कभी कभी देखी थी। हाँ, मुझे बताया जाता है कि डॉन देखी। इन्होंने डॉन देखी पहली फिल्म, और इनका इसलिए आगे जाके डॉन से पाला भी पड़ा। पहली फिल्म विशाल भाई की थी कॉफी विद डी। कॉफी विद डी फिल्म थी दाऊद इब्राहिम पे, और खासतौर से अगर सीधे ये कहा जाए कि भाई को पसंद नहीं हो। ये तेरी किस्मत है डी, तू डॉन नहीं फ्रॉड है। जी में दम है तो पी कॉफी विद टी। चल भाई, ये सच है? सीधे दाऊद की धमकी मिली थी आपको? मेरे फोन पे प्राइवेट नंबर ब्लिंक हुआ, घंटी बजी, मैंने उठाया, हेलो। तो उधर थे कोई, जो भी है भाई के मुतालिक वो सब हटा दीजिए, नहीं तो देख लीजिए फिर क्या होगा, आपको पता ही क्या होता है। क्या ये आवाज दाऊद इब्राहिम की थी? हमेशा देखता था कि यार वो दाऊद का कैरेक्टर हमेशा उभरता है, वो इम्पाला से या मर्सिडीज से, और मुंह में सिगार होती है, पूरा बॉम्बे झुक रहा होता है, आतंक होता है। और फिर मैंने सुना था कि तमाम डायरेक्टर हैं जिनके नाम है गूगल पे, मेरा लेने का मतलब नहीं है, जो कि दाऊद पे बनाई हुई फिल्में उनके पास होने के लिए भेजते हैं, सेंसर वो करते थे और तब रिलीज होती। आप कह रहे हैं कि दाऊद को लुक फिल्में, ये सच है कि भेजते थे बना के कि सर आप देखो? और उन्होंने प्रूव किया है, गूगल पे है, आर्टिकल्स हैं। ये आपने सुना था कि नहीं कि ऐसा होता है कि अगर भाई नाराज हो जाए ऐसे, क्योंकि आप उठवा लेते हैं, मार देंगे। पुरानी फिल्में आप उठा के देख लीजिए, आप देखिएगा लुटेरा है अगर मान लीजिए तो वो पंडित है यानी हिंदू, उसको डाकू बनाया, उसको टीका लगा के आपने दिखाया। लेकिन ऐसा क्या ये दबाव था उस दौर में? अच्छा होगा वो होगा, और जो लुटेरा होगा टीका वाला होगा, पंडित होगा। बड़ा खुलासा विशाल भाई ने किया था कि शाहरुख की फिल्म फ्लॉप होती थी, वो इंडस्ट्री में पार्टियां होती थी, और अभी भी होती है। अभी जब शाहरुख की जीरो फ्लॉप, वो इंडस्ट्री के बड़े लोग हैं जो शाहरुख एकदम ऊपर के लोग, एकदम टॉप। और मान लीजिए पठान चल गई, जवान चल गई तो दुखी है। शाहरुख का तो इतना मशहूर किस्सा है कि उसने फोन काट दिया था कि भाई, शाहरुख खान ने फोन काटा था। हाँ, शाहरुख ने फोन काटा कि मैं नहीं जाता डांस करने, मैं कोई क्या हूँ, मैं कोई रोड-छाप। दाऊद ने फोन किया, मतलब उनकी तरफ से आएगा परफॉर्म करने के लिए, शाहरुख खान ने मना कर दिया। हाँ। पंकज त्रिपाठी जब स्टार नहीं बने थे तो आपके साथ बैठा करते थे काफी घंटों तक, मठ पे बैठे रहते हैं बनियान पहन के, और मेरे को लास्ट से उन्होंने सत्तू पिलाया था, तो मैंने कहा पंकज जी नेचर में बदलाव नहीं है। उन्होंने कहा पेप्सी तो पिला दो यार, मेरे को मतलब सॉफ्ट ड्रिंक पसंद है। सत्तू पियो विशाल नहीं यार। नमस्कार, पीके न्यूज के इस खास पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। खास इसलिए कह रहा हूं कि मेरे मेहमान भी बेहद खास हैं। मुंबई की चमक धमक, उस चमक धमक के पीछे एक अंधेरा, और उस अंधेरे में अपनी जगह बनाता हुआ एक शख्स। वो शख्स जो फिल्म जब बनाता है तो वो फिल्म बनते साथ ही चर्चा में आ जाती है। क्या है बॉलीवुड के अंदर का पूरा सच? एक ऐसे शख्सियत से मैं आपको मिलवाऊंगा जिनका नाम ही काफी है। मेरे साथ हैं फिल्म डायरेक्टर विशाल मिश्रा। अब पूरा नाम वो लिखते हैं विशाल रंजन मिश्रा। और स्वागत पहले विशाल भाई आपका। शुक्रिया तिवारी जी, शुक्रिया। है ना? और आपको शेर शायरी पसंद है, मुझे भी पसंद है बहुत। तो मैं शुरुआत इस बात से करता हूँ, शायद आपकी लाइफ में, अच्छा मैंने खुद लिखी है। हाँ। मेरा एक शेर है, और खासतौर से आप जिस फील्ड में हो, मेरी जो फील्ड है चमक धमक है, इसमें जी। मेरा एक शेर है कि इस शोहरत को पाने में इस शोहरत को पाने में जमाने लगे हैं, किसी की दुआ और किसी के ताने लगे हैं। तो बहुत बढ़िया, ऐसी लाइन फिल्म इंडस्ट्री की भी होती है। विशाल भाई के बारे में शुरुआत, विशाल भाई, मैं इसलिए कि आप फैशन डिजाइनिंग करने गए थे कानपुर से, कहाँ चले गए आप? मुंबई कैसे पहुंच गए आप? कानपुर से निकला हुआ एक आदमी, और कहाँ पहुंच गए बम्बई? डायरेक्टर कैसे बन गए आप? कहानी तो बहुत मतलब सादी सी है कि ये है कि पिताजी डॉक्टर, और खानदान में ज्यादातर लोग सब डॉक्टर प्रोफेसर पढ़े लिखे, तो ऊपर वाले की दुआ ये थी कि जब बड़ा हो रहे थे तो ग्रैंडफादर का भी साथ था, बाबा का, तो वो अंग्रेजों के ज़माने के पीसीएस ऑफिसर थे, रिटायर्ड थे लखनऊ सेक्रेटरीट से, तो वो काफ़ी मतलब घर में ऐसा माहौल था कि उनकी ज़्यादा चलती थी, और वो प्रमोट करते थे कि भाई जाओ बाहर क्रिकेट खेलो, मैदान में फुटबॉल खेलो, गाने सुनो, फिल्में देखो। मेरी माँ को बहुत शौक है फिल्मों का, वो बहुत फिल्में देखती थी तब से। तो एक घर में अजीबोगरीब ये था कि बहुत फिल्मी माहौल था, इन द सेंस। पहली फिल्म याद है? आपने छोटे में कौन सी? मैंने शायद जो मुझे तो याद है अपनी। हाँ, मैंने तो कभी कभी देखी थी। हाँ, मुझे बताया जाता है कि डॉन देखी थी। बिल्कुल सही, आप हमारे लगभग एक आसपास के हैं, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे बताया था। मुझे याद नहीं है, मुझे जो याद आती है फिल्म वो सिलसिला है। मुझे इसलिए याद था कि मेरी माँ ने बताया था। उस समय मेरे फादर की पोस्टिंग एमपी में थी, तो हमारे पास में अगर कोई अच्छी टॉकीज थी तो आपके यूपी में शहर है झांसी, बिल्कुल, तो हम झांसी देखने जाते थे, और मैं पैदा हुआ था। उसके बाद कभी कभी आपने डॉन ही देखी है? हाँ, याद मुझे, लेकिन सिलसिला है।
इन्होंने डॉन देखी पहली फिल्म और इनको इसलिए आगे जाके डॉन से पाला भी पड़ा, मैं बताऊंगा बाद में। देखो मैंने आपकी वो चीज तो वो एक था, एक माहौल था, बट ऑब्वियसली ऐसा बैकग्राउंड था, और कानपुर तो कोई फिल्मों का जाने का कोई ना जरिया था और ना ये कोई बहुत प्रैक्टिकल एक एम्बिशन हो सकती है अगर आप वहाँ किसी को बोलोगे यार मुझे फिल्में बनानी है जाके। तो और कभी कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली, तो एमबीए किया, निफ्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन करके नौकरियां शुरू की तमाम ब्रांड्स में, और फिर एक वक्त आया जिंदगी का कि हाँ कि एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, तो लगा कि अब वो वक्त आ गया है कि अब जो करना था सब कर लिया, पढ़ लिख के पढ़ाई लिखाई में ठीक थे, सब हो गया कि अब यार एक बार तो बॉम्बे जाना चाहिए। तो गए और एक मतलब पूरा प्लान तो नहीं कहेंगे पर एक सर्टन प्लान से गए कि ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा। तो उसमें ऑलमोस्ट 50% हो गया कि कहानियां जो लिखी थी वो सुनने के लिए लोग मिलने लगे। नहीं, लेकिन ये इसलिए कि बड़ा मतलब क्योंकि आप तो मित्र भी हो मेरे। हाँ मेरे मन में एक सवाल है, आप जानते हो मैं मुंबई में रहा हूँ जी। तो ऐसे कोई सुनने भी तैयार नहीं होता विशाल भाई, मतलब ये बहुत आप मुश्किल है, इसको बहुत- नहीं, नहीं, मानोगे बिल्कुल, आपके नहीं, मतलब बिल्कुल। मैंने बहुत लोगों को देखा जिनके पास अच्छी स्टोरी, मैं आपको उसकी इंटरेस्टिंग एनेक्डोट कोई देता किसी की हूँ। सुनने तैयार नहीं। हाँ, आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे उसके बारे में। तो मैं वही बात बताता हूँ कि मतलब जैसे मेरी पहली फिल्म हो रही थी तो उसमें पहले हिमेश रेशमिया को लेके थी। हीरो? हाँ, हीरो। ऐसा और- क्यों हिमेश रेशमिया क्यों? अब वो चांस था कि मैं, एक पत्रकार है अगेन जो भी बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर भी हो गए, कुणाल एम शाह, तो उनके साथ मैं अक्सर फिल्मों के वो प्रीमियर और प्रीव्यू शोज जाता था। तो मैं उनको बताता था कि यार मेरा बड़ा मन है डायरेक्शन करने का, तो क्या चलो हिमेश भाई के लिए चलते हैं, वो बहुत क्लोज है, उनकी सारी फिल्मों की कास्टिंग करते हैं आज तक। तो हिमेश भाई बीइंग हिमेश भाई इज वेरी स्वीट, तो उनको मेरी शेर व शायरी बड़ी पसंद आई। तो उनको तो गानों का ज्यादा शौक हो गया कि हाँ यार लिखता ठीक है। फिर फिल्मों का धीमे धीमे मैंने मसला आगे बढ़ाया, तो एक फिल्म लिखी मैंने। वो फिल्म जी के साथ प्रोड्यूस हो रही थी, गूगल पे है उसकी न्यूज और क्लिपिंग्स, वो शूट भी हुई एक दिन, और फिर किन्हीं कारणों से वो आगे नहीं बढ़ी, जो होता है शुरू में, और वो नहीं बनी। फिर मैं वाया पहुंचा वाशु भगनानी जी की पुत्री है हनी भगनानी, तो उनके थ्रू वाशु जी तक। तो वाशु जी को भी मैंने एक और स्क्रिप्ट सुनाई जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल थी, आज भी उन्हीं के पास रखी है वो। और वो उसमें मेरी शर्त ये थी कि मतलब उनसे रिक्वेस्ट की मैंने, शर्त वाली हालत में तो नहीं था, कि ये गोविंदा के साथ बनाई जाए, और वाशु जी और गोविंदा की जोड़ी है हीरो नंबर 1 कुली। हाँ, वो पूरा कॉमेडी। और तब तक लेकिन वाशु जी और गोविंदा की वो दुनिया अलग हो चुकी थी, ये 2014 की बात है। तो और बहुत ही दिल्ली में बेस्ड थी, संसद में, और एक लाइन की कहानी थी कि एक करप्ट पॉलिटिशियन संसद को किराए पर उठा देता है 6 महीने के लिए, बाकी 2 सत्रों के अलावा जो खाली रहती है, उसका नाम था टू लेट, देश किराए पे। आज भी है वाशु जी के। सेंसिटिव विषय। हाँ, तो वाशु जी के अगर आप गूगल करेंगे, वो हमारे यहाँ आता है, इंपा में टाइटल रजिस्टर होते हैं जहाँ, तो आज तक वो उसको रिन्यू करा रहे हैं। मुझे हर साल फोन करता है, वो कहता है यार वो टू लेट। पर फिर वो वाशु जी और गोविंदा के बीच में आई थिंक बहुत सी चीजों पे हम लोग एक पेज पे नहीं हो पाए। 6 महीने में गोविंदा सर के घर पे बैठा, स्क्रिप्ट पे काम किया, और वो नहीं बनी। और उसके मेरे को किसी से कोई शिकायत भी ना तब थी ना आज है, वो वक्त होता है, वो नहीं बन पाई किसी वजह से, हम लोग के डिफरेंसेस की वजह से। फिर मैंने ये मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मुझे बताया कि वो डिस्ट्रीब्यूशन में है, मराठी फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, अंकित चंदीरमानी। तो उन्होंने उनके जानने वाले एक थे डिस्ट्रीब्यूटर, तो उन्होंने कहा कि साहब आप इनको कहानी सुनाइए, विशाल बहुत अच्छी लिखता है, इसकी 2 फिल्में होते होते रह गई, और ये सब 3 महीने में ही हो रहा था बैक टू बैक। तो मैंने कहा यार मैंने 5-6 फिल्में भेजी उसमें उन्हें, हमने कहा कि ये बना लो। और एक बहुत अजीबोगरीब संयोग है कि मैंने जब जो फिल्म बनाई है वो उस वक्त मेरी सबसे आखिरी ऑप्शन की फिल्म होती है। मेरा मन होता है ये बनाने का, बट जो पहुंच जाते हैं, शुरुआत कहीं से हाँ, पहुंच हाँ, गए। और जो ऐसा लगा रहा होता है, जो हीरो होता है वो सिलेक्ट करता है वो पिक्चर जो मेरे उस वक्त होता है कि यार ये 5 साल बाद बनाएंगे, और वो पकड़ ली जाती है। तो ये एक लाइन की थी बस मेरे पास, कॉफी विद डी। मैंने कहा कि अगर ये 5 भी समझ में आए तो मैं दर्शकों को बता दूं, पहली फिल्म विशाल भाई की थी कॉफी विद डी, और इस फिल्म की चर्चा इसलिए हो गई थी, अब होती है कहानी विशाल भाई से, धमाकेदार खुलासा सुनेंगे हम। वो इसलिए कि कॉफी विद डी फिल्म थी दाऊद इब्राहिम पे। दाऊद इब्राहिम जिनके बारे में मैंने सुना, या आप लोगों ने भी सुना होगा कि इंडस्ट्री में अगर एक बार फोन आ जाए तो कांप जाता है इंसान, और खासतौर से अगर सीधे ये कहा जाए कि भाई को पसंद नहीं हो। तो कॉफी विद डी जिसमें सुनील ग्रोवर थे, तमाम बड़े एक्टर थे, विशाल भाई ने डायरेक्ट की थी, वो फिल्म पूरी नहीं हो पाई थी। दाऊद इब्राहिम का कहा जाता है सीधे फोन विशाल मिश्रा के पास आ गया था। विशाल भाई ये सच है, सीधे दाऊद की धमकी मिली थी आपको? सीधा कोई फहीम मच करके थे, शायद वो रहे भी नहीं, कोई उनके राइट हैंड थे। क्या हुआ, आप कांप गए थे, क्या हुआ था उस नहीं, मैं तो अभी भी याद है कि पहले तो दाऊद का फोन जब आया, ट्रेलर मैं बता रहा हूँ, ट्रेलर लॉन्च हुआ और 2 घंटे के अंदर ये हुआ कि साहब छोटा शकील या किसी का फिल्म दाऊद बेस्ड थी। हाँ, फिल्म अर्नब गोस्वामी दाऊद इब्राहिम का इंटरव्यू लेने कराची जाते हैं। हाँ, वो फिल्म ये एक इमेजिनरी है। अब तो एक जॉनर होता है जो इंडिया में बहुत कम बनता है कि रियल कैरेक्टर्स को उठा के इमेजिनरी सिचुएशन में डाल दो, और वो फिर इंटरव्यू था, और उस पिक्चर की पंचलाइन ही थी बम का बदला बेइज्जती से।
तो वो उसके पोस्टर पे ही था, तो प्रेटी मच एविडेंट था कि पिक्चर किस बारे में। और वो पिक्चर का थॉट प्रोसेस ही हमारा ये था कि हम फिल्म ये बनाना चाहते हैं, जैसे बात आपने कही कि वही एग्जैक्ट वही वजह थी कि चूंकि मैं बचपन से फिल्में देख रहा था, तो मैं हमेशा देखता था कि यार वो दाऊद का कैरेक्टर हमेशा उतरता है वो इम्पाला से या मर्सिडीज से, और मुंह में सिगार होती है, पूरा बॉम्बे झुक रहा होता है, आतंक होता है। तो हम ऐसे ही बैठे थे, मैं और हमारे मित्र आभार ददीच, जो इनके साथ में अक्सर ज्यादातर फिल्म उनके साथ लिखी है, तो वो बोले कि यार ये बात कुछ जमी नहीं, ये हमेशा क्यों इतना महिमा मंडन। और फिर मैंने सुना था कि तमाम डायरेक्टर हैं जिनके नाम है गूगल पे, मेरे लेने का मतलब नहीं है, जो कि दाऊद पे बनाई हुई फिल्में उनके पास होने के लिए भेजते हैं, सेंसर वो करते थे और तब रिलीज होती है। नहीं, ये बड़ा अच्छा आपने बात कही, क्योंकि इस पे आगे मैं सवाल करूंगा। तो हमारी खिसियाट ये थी कि ये हिम्मत कहाँ से आ गई दाऊद दाऊद लेके? को कहाँ से अथॉरिटी है। और हमने कहा यार अगर दाऊद अगर कुछ होता, तो जब हम कुछ पढ़ रहे थे गूगल पे, तो दाऊद कि भाई को फांसी हुई तो दाऊद कुछ करता है, ऐसा होता कुछ तो दाऊद करता। तो मतलब मुझे लगता है कि दाऊद आदमी कैसा है मुझे उससे कोई लेने देना नहीं, ही माइट बी अ वेरी गुड मैन टुडे, मेरे को उसमें जाना ही नहीं है। हमारा सवाल ये था कि यहाँ महिमा मंडन क्यों हो रहा है, हम उस आदमी के बारे में बात ही क्यों करें, हम उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते। ये बहुत जरा सा फर्क है महीन लिखने का। नहीं, लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल है कि उसी इंडस्ट्री में लोग बनाने से जो आप कह रहे हैं कि दाऊद को लोग फिल्में, ये सच है कि भेजते थे बना के कि सर आप देखो, और उन्होंने प्रूव किया है, गूगल पे है, सब आर्टिकल्स हैं, जब बोला है इंटरव्यूज में इन लोगों ने। और क्या कि मतलब इस टाइप से भेजते थे, मतलब बड़े बड़े लोग के भाई देखो कैसे बनाई। जो 2-3 डायरेक्टर है जिन्होंने सारी बड़ी बड़ी दाऊद पे फिल्में बनाई हैं, मशहूर हैं जो, वो सारी की सीडीज जाती थी और अप्रूव होके आती थी कि ये काट दो, ये भाई को ऐसा दिखाने का, भाई ऐसा लगेगा, भाई ऐसा चलेगा, वो सब होता था। और हमारे में जाकिर भाई एनएसडी के मतलब इतने मशहूर सीनियर एक्टर, जाकिर भाई को जब हम गए लेके स्क्रिप्ट, जाकिर भाई ये है। और मतलब उसमें दिक्कत भी ये थी कि मतलब जो एक्चुअल, जो शायद बहुत लोगों को नहीं पता है कि फिल्म लिख गई, फाइनेंस आ गया, अब कोई दाऊद और अर्नब गोस्वामी प्ले करने को तैयार नहीं, बाकी इधर उधर की कास्टिंग हो गई, अंजना सुखानी, दीपानिता शर्मा, राजेश शर्मा। अब और ये बात, कैरेक्टर कैसे करेगा कोई? तो अब अर्नब गोस्वामी का कैरेक्टर पहले साजिद खान कर रहे थे डायरेक्टर, वो बहुत अच्छे मित्र थे मेरे, तो वो चूंकि हंसोड़ा स्वभाव के हैं, तो बोले यार कर लेंगे, कैसा क्या डरने की बात है। उनको डर नहीं लगा साजिद? उनको वो बोले करते हैं, वो मजेदार आदमी है, इज अ वेरी ओपन हार्ट में। पर वो कहा था कि उनका वेट बहुत ज्यादा था, और वो उनको कुछ मेडिकल या जो भी था, उन्होंने कहा यार मैं वेट कम नहीं होगा, तेरी पहली पिक्चर खराब हो जाएगी। तो वेरी कॉर्डली ही सेड कि यार, तो अब फिर हमारे पास ना अर्नब ना दाऊद, और पिक्चर जानी है फ्लोर पे 3 महीने में। तो ये तो वही हो गया हाल कि शोले में जय और वीरू नहीं है, बाकी पिक्चर रेडी है, बाकी पिक्चर रेडी है। तो हमने कहा क्या करें, तो एक बहुत बड़ी प्रोड्यूसर है, उन्होंने राउडी राठौड़, गब्बर इज बैक और लक्ष्मी बॉम्ब ये फिल्में बनाई है संजय लीला भंसाली के साथ, बहुत पुरानी कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी और बहुत मानी हुई प्रोड्यूसर है शबीना खान जी। तो हाँ, वो बहुत मतलब एक तरीके का इखलाक प्यार रखती थी मेरे को, तो बहुत मोहब्बत देती थी। तो उन्होंने कहा कि मेरे को, मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करती हूँ। और उस वक्त संजय भंसाली साहब के प्रोडक्शन में इनकी शबीना की फिल्म गब्बर इज बैक चल रही थी, और उसमें सुनील ग्रोवर थे। तो उन्होंने कहा तुम इससे मिलके देखो, मैं तुम्हें मीटिंग फिक्स कर दी, तुम जाओ मिल लो। तो वही यशराज के सामने एक जगह थी, हम मिले और मैंने सुनील को सुनाई, हमने कहा साहब ये है कहानी, आई थिंक मुझे सही से याद है 30-35 2-2.5 घंटे का नरेशन था, उसने 30 मिनट सुना, कहता भाई गजब लिखा, करेंगे, मजा आएगा इसको करने में, मैं अर्नब गोस्वामी प्ले करूंगा, अब दाऊद ढूंढवा। अब हमने कहा यार अब ये बाकी होते उस मतलब इतने लोग आगे पीछे हुए। सुनील ग्रोवर मतलब तैयार एक बार, उनकी फर्स्ट पिक्चर है, डेब्यू। हाँ मुझे याद है, एट दैट टाइम ही वाज जस्ट गुत्थी, कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर का नाम इतना बस वो था। तो सुनील गब्बर सिंह बैक भी नहीं आई थी, नहीं आई थी, किसी ने नहीं देखी थी। तो सुनील भाई ने हाँ बोली, और फिर ये हुआ कि दाऊद होते होते होते, तो चूंकि मैं पंकज जी से मेरी बात शुरू हुई, पंकज त्रिपाठी जी से एक छोटा सा, थोड़ा सा रोक के आपको पंकज त्रिपाठी के बड़े अच्छे किस्से आपको सुनाएंगे विशाल भाई, क्योंकि पंकज त्रिपाठी को शुरुआती दौर में अगर किसी ने बड़ा काम दिया तो विशाल भाई ने, वो भी मैं जानूंगा आपसे। तो पंकज जी आ गए थे सब लोग, तो वही बातों बातों में ये बात निकली कि जाकिर भाई अगर दाऊद प्ले करें तो वो शक्ल भी बैठेगी और वो उनमें ह्यूमर भी, क्योंकि पिक्चर इतनी ज्यादा डेंजरस टेरेन में जाती है, अजीब अजीब, उसमें जो दाऊद की बेइज्जती की हमने तमाम जगह की, वो रेबैन इसलिए पहनता है कि उसको पुलिस वाले ने थप्पड़ मारा था, इससे उसका निशान पड़ गया तो छुपाता है, ये सब हमने। और हमारा बहुत लाइट ह्यूमर था, ऐसा कुछ था भी नहीं। अगर मेरा कोई इतना मजाक उड़ाया तो मैं तो बुरा नहीं मानूंगा। तो जाकिर अब तो इस दौर में तो सोशल मीडिया में आप देख रहे हैं कि हल्का सा भी कुछ कहा, हाँ, मतलब वो एक अलग टॉपिक है, हम लोग उस पर बात करना चाहिए कि लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव और सीरियस हो गए। मतलब मैं तो उस दौर का हूँ कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब, और जैसा कि सबको पता है तो कोई बोलने की बात नहीं कि मैं तो मैसिव, मतलब जो कि शायरी वही लिख सकता है, शायरी, मखौल की शायरी, व्यंग, जिसको मजाक उड़ाना आता है लोगों का, और खुद के अरमानों का, जज्बातों का भी। और जो शाहरुख खान फैन हो कि जो आदमी अपने भी डिग लेता है पूरे दिन तो अपने मजाक उड़ाता रहता है 90s से। तो मुझे लगता है आजकल वो अलग जमाना है। बट तो बहरहाल जाकिर भाई ने पढ़ा, और जाकिर भाई के लिए मैं करूंगा, मेरा कल से लुक टेस्ट करो।
तो बस सब कास्ट आ गई। और जब पिक्चर शूट होकर खत्म हो रही थी तो मुझे याद है हम लोग एक दिन शूट खत्म करके आ रहे थे, मैं और मेरे राइटर। अब अब हम आ रहे हैं उस बात पे कि दाऊद का फोन कैसे आया। तो उसने मुझसे कहा कि यार बहुत ज्यादा शूट कर दिया हमने यार, ये बवाल तो नहीं होगा। मैंने कहा यार इतनी छोटी सी पिक्चर, हम नए डायरेक्टर, वो पहली और आखिरी पिक्चर हो हमारी, कौन साला देखने वाला है, किसको फर्क पड़ता है ऐसी पिक्चर। ये आपने सुना था कि नहीं कि ऐसा होता है कि अगर भाई नाराज हो जाए ऐसे, क्योंकि आप भी कह उठवा रहे हो, लेते हैं, मार देंगे, उठवा देंगे, यही कब सब कब सुना। गोली लग जाएगी, कब मार देंगे। तो जब कमिंग बैक टू ट्रेलर आया 2 घंटे में, हमारे जो मित्र हैं एक पत्रकार दिल्ली में, उनका फोन आया, कहले हाँ, साहब ये भी एक दिलचस्प किस्सा है कि इनको उस पूरी स्थिति में एक रिपोर्टर ने बचाया था जी, और वो रिपोर्टर दिल्ली का बड़ा क्राइम रिपोर्टर है, मैं नाम नहीं लूंगा, ना बोलेंगे नाम, वो मेरे भी खास हैं, इनके भी खास हैं क्राइम रिपोर्टर। तो कैसे एक रिपोर्टर वो ने शाम को 9 बजे लाइव इनका प्रोग्राम जो IBN चैनल पे आना शुरू हुआ कि साहब छोटा शकील की धमकी, और वो बोल रहा है। नहीं, पहले तो धमकी आप क्लियर कर दीजिए, कैसे फोन आया और क्या आपके लिए। नहीं, अभी फोन नहीं आया है, अभी नहीं आया, अभी तो टीवी पे चल रहा है, टीवी पे ब्रेक हो तो गया। हम लोग खा पी रहे हैं, हमने कहा यार ये क्या, कुछ लगता है कोई ऐसे मजे ले रहा है। ये कमाल की बात, मतलब फोन आया नहीं, अभी तक फोन नहीं आया, और वो टीवी पे चलना शुरू हो गया, मीडिया तक पहुंच गया, अखबार डड्डा छप गया, सब हो गया। अगले दिन हम कंप्लेन करने गए, पार्लियामेंट में आए, पार्लियामेंट थाने में कंप्लेन जमा की, मुंबई क्राइम ब्रांच। और जो मैं हमेशा कहता हूँ कि मतलब चूंकि मैं बॉम्बे से पढ़ा बड़ा नहीं हूँ, मैं 10-12 साल से वहां रह रहा हूँ, कि वहाँ की सिक्योरिटी और पुलिस, भाई मैंने सुना था फिल्मों में, मतलब 6 बजे 7 बजे फोन आया, 9 बजे आई हैव एवरीथिंग इन प्लेस, पुलिस वाले आगे खड़े हैं, सब खड़े। 2 साल तक रही पुलिस मेरे साथ उसके बाद लेकिन और बहुत 2 साल पुलिस के साय में चले आप। चले हम, और अब लोग खाना खाने भी उन्हीं के साथ जाते थे, और बहुत प्यार दिया उन लोगों ने, मतलब बहुत ऐसा। मुझे याद है जो कमिश्नर आते उन्होंने बुला के कहा कि देखिए आप पहले आदमी जिन्होंने दाऊद के साथ ऐसा लिया है, तो आप डर तो नहीं जाएंगे ना, ये स्टंट तो नहीं ना पब्लिकली कि सब हुआ और फिर एंड में रिलीज के पहले आप सब हटा दें। हमने कहा सर वो मैं हटा देता, हिम्मती आदमी नहीं हूँ, मेरे को शेर वेर नहीं हूँ। प्रॉब्लम ये कि पहली और आखिरी पिक्चर है शायद मेरी, और 110 मिनट में 108 मिनट सिर्फ कचरा ही किया मैंने, तो मैं काटू तो क्या काटू। सवाल वो है कि उसमें कुछ कायदे का तो हो। नहीं, पहली और आखिरी जो आपने बोला, ये आपको डर आ गया था कि ऐसा कि आप नहीं, पहली आखिरी वाले इन द सेंस मैंने बोलता यार अच्छी क्या होगा बात, बाहर के आदमी है, क्या ही होगा, कौन चांस देगा यहाँ पे। इसके बाद एक बन गई, ऊपर वाले ने बनवा दी, और वो भी ये इसलिए क्योंकि ये अपने आप में बड़ा सवाल था। हाँ, कि वो हम बाद में पूछेंगे। हाँ, कि ऐसी बन गई, कौन क्या हुआ फोन वाला के तो अब 6, 7, 8 दिन बन गए, और ये फोन आने शुरू हुए, ये फही मचमचते हुए 2-3 लोगों के, और ये सब पहला फोन था। हाँ, फोन मेरे सब रिकॉर्ड हो रहे थे, तो ज्यादा मुझे असर नहीं हुआ, क्योंकि हमें आ रहे थे और लोगों को आ रहे थे। तो फिर बात आगे बढ़ी, और फिर एक दिन मुझे याद है, मैं दोपहर में अंधेरी में ऑफिस होता था, वहां से मैं जा रहा था सहारा स्टार, संडे की दोपहर थी, तो रोड एकदम खाली होती है, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, और मेरे फोन पे प्राइवेट नंबर ब्लिंक हुआ। तो मेरे को कुछ तो आइडिया था ही, पुलिस ने इतना समझा दिया था, और सब क्राइम ब्रांच अगर ये इस तरीके से लिखा कुछ होगा तो ये होगा। तो आया फोन, और घंटी बजी, मैंने उठाया, हेलो, तो उधर थे कोई जो भी थे, और वो सब शुरू हो गया कि भाई आपसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी है भाई के मुतालिक वो सब हटा दीजिए, नहीं तो देख लीजिए फिर क्या होगा, आपको पता ही क्या होता है बॉम्बे में। तो मैंने कहा सर वो तो मतलब हटाने का तो मैं आपको। क्या ये आवाज दाऊद इब्राहिम की थी? हो सकता है, हो सकता है। हमें ईमेल आईडी आवाज सब है उनके पास, चली गई थी पुलिस के बाद, और मैंने बताया जिसमें एक थे फहीम शाह, तो पकड़े भी गए। तो अब वो फोन आने के बाद फिर सनसनी बढ़ी, क्योंकि फिर मेरे को अपनी कम फिक्र थी, मैं यार और भी लोग हैं फिल्म में, तो तमाम लोग हैं जो शायद मेरे जितने उनको सुविधाएं भी ना हो, कहाँ वो भटक रहे हो, क्या कर रहे हो, किसको ये छोटे को टपका दें और कुछ हो जाए, क्या ऐसे ही कोई डर के मारे किसी को ना हो जाए। तो वो मेरे को ज्यादा डर था उससे, अपने से ज्यादा। और मैं तो मतलब ज्यादा मतलब सीरियस मिजाज का आदमी नहीं हूँ कि मैं सीरियसली बहुत। गाड़ी कौन चला रहा था? क्योंकि मैं इसलिए सवाल करता हूँ, गाड़ी ड्राइवर चला, मेरे को गाड़ी चलानी आती नहीं आती ना, बचपन से। ये अच्छी बात है, बोलिए क्यों? क्योंकि एक तरफ ऐसा धमकी भरा फोन और आप गाड़ी चला रहे हो, तो क्या हाल होगा? नहीं तो, और मैंने बहुत नॉर्मली बात की, 11-12 मिनट का फोन था मुझे, 11-12 मिनट बात। हाँ, और वो धमकी, सिर्फ धमकी। हाँ, और कोई गाली नहीं, कोई बदतमीजी नहीं, बहुत ही जैसे कहते हैं सौम्यता भरी धमकी। तो अंडरवर्ल्ड के ऐसे हमारे कहते हैं चमकाना, अंडरवर्ल्ड ऐसे चमकाता है। हाँ, यही था। और फिर ये सिलसिला बढ़ा, फिर तो अब आने लगे फोन, तो फिर एंड में पिक्चर रिलीज करनी थी, तो फिर पिक्चर रिलीज पे आई। ये बात आपने शेयर की अपने कि आपके मन में था अगर बता दिया और लोगों को टीम में, सपोज बता ही दिया था, बता दिया आपने, जो पुलिस को बताना था, और पुलिस ने कहा भाई आपने लोगों को बताया। सबसे पहले अगर किसी को डर लगेगा तो वो प्रोड्यूसर को लगेगा, क्योंकि उनको सवाल तो ये उठेगा ना, आप कह रहे हैं वो दाऊद जिसके पास एक्ट्रेस पे था और जिसने पैसा लगाया फिल्म में, हाँ उस पे था। उनका तो ये मैंने बताने वाला था कि वो तो बहुत नसीब हुआ कि 2016 दिसंबर में आया था ये ट्रेलर, 2017 जनवरी को फिल्म आई थी, और उसी वक्त इंडिया में एंट्री हुई थी नेटफ्लिक्स की। तो ये अब ये वो कहते हैं ना कुदरत का निजाम था, मेरा कुछ उसमें वो कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, जीरो। मैं घूम रहे थे हम लोग और ट्रेलर आ गया तो सब गर्मा गर्मी हो गई, और
एक बहुत बड़ी बॉलीवुड की कंपनी आप जानती हो वीनस, उन लोगों ने को अच्छी लगी, उन्होंने फिल्म ले ली, उन्होंने नेटफ्लिक्स को बेच दी। नेटफ्लिक्स मुझे ही नहीं पता था, क्या ना ये कौन सी कंपनी है, कहाँ जा रही मेरी पिक्चर तो कल कहती थिएटर के बाद वहां आएगी। तो फिर उसके बाद तो जब वो लगी तो फिर चूंकि इतनी गर्मी हो गई थी तो फिर लोगों ने बड़े मजे उठाए पिक्चर के। बहुत सी उसमें मुश्किलें, मतलब वो आई रिलीज के पहले बहुत लोग नहीं, उसमें, लेकिन फिल्म की चर्चा बहुत रही। हाँ, और मुझे लगता है बहुत मजेदार पिक्चर थी। तो और मुझे चूंकि पहली फिल्म थी और प्रोडक्शन वैल्यू एक लिमिट की थी, हम लोग भी काम सीख ही रहे थे, तो जो उसकी खामियां वो हम एक फिल्म में पूरी करने जा रहे हैं। एक फिल्म और हम इसके स्तर की बनाने वाले हैं, इसी मजे की, क्योंकि मुझे लगता है आज के ज़माने में सब बड़ा कंट्रोवर्शियल और सेंसिटिव हो गया और अब लोग ऐसी फिल्में बनाते नहीं, हर कोई डरता है। तो इसको एक नया रूप देके और फिर से ऐसे ही कैरेक्टरों को इकट्ठा करके एक बहुत नहीं, चूंकि महिमा मंडन की बात हुई, विशाल भाई, मेरे मन में एक सवाल है, सोशल मीडिया पे ये बहस का भी एक सब्जेक्ट है। क्या अगर ये दबाव नहीं होता इंडस्ट्री पे और लोग आपस में बहस करते हो, बहुत सही कह रहा हूं कि पुरानी फिल्में आप उठा के देख लीजिए विशाल भाई, उसमें एक सवाल ये उठता है कि जो भी गलत करने वाला है, आप देखिएगा लुटेरा है अगर मान लीजिए तो वो पंडित है, यानी हिंदू, साफ कह रहा हूं मैं। किसी को डाकू बनाया, उसको टीका लगा के आपने दिखाया, हिंदू। और दूसरे वर्ग पे मैं सब ढंग का सम्मान करता हूं, वो करना भी चाहिए, लेकिन ऐसा क्या ये दबाव था उस दौर में इंडस्ट्री के ऊपर कि कैरेक्टराइजेशन भी, यानी कि देखिए, नहीं कि मतलब जो अच्छा होगा वो होगा और जो लुटेरा होगा वो आप देखिएगा टीका वाला होगा, पंडित होगा, ऐसा था क्या? ये कैरेक्टराइजेशन किसी के दबाव में होता था क्या? ये मतलब मैंने इस पे ठीक ठाक पढ़ा और मैं मतलब अपने आप को ठीक ठाक सिनेमा बफ मानता हूँ। मैं बहुत सिनेमा देखा है, बहुत जितना हो सकता है पढ़ता हूँ, देखता हूँ। तो मेरी अपनी पर्सनल राय, बिल्कुल जरूरी नहीं कि मेरे घर में ही लोग नहीं, मैं एक डायरेक्टर से पूछ रहा हूँ। मेरे घर में ही लोग राजी नहीं होते मेरी राय से, मैं पहले बता दूं, ना मेरे माँ ना मेरे बाप, और मेरी राय है सिर्फ, क्योंकि कोई राजी नहीं होते, सबकी अपनी अपनी राय है। और टू मेक थिंग क्लियर, मैं तो आरएसएस स्कूल में पढ़ा हूँ। मेरा 15 साल की 18 साल की उम्र तक मैं अटल बिहारी आडवाणी जी की गोद में खेला हूँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कानपुर में। अरे वाह। तो वो 91 के दंगों में भी वहाँ था, वहाँ पे आके छुपे भी थे लीडर्स, और मेरे एनुअल फंक्शन में आते थे अटल जी आडवाणी जी। तो और मैं ब्राह्मण हूँ पैदाइश से, और प्रैक्टिस से मैं सूफी हूँ, कोई ऐसी दरगाह नहीं जहाँ ना गया हूँ, ऐसी कोई कव्वाली जो नहीं सुनी हो, और ऐसी कोई शायरी नहीं है जो मैंने वहाँ लिखनी ना सीखी हो। तो मैं तो उस वाले उससे आता हूँ कि मुझे सच में कोई चश्मा ही नहीं मेरी आँख में, जो है सो है। तो मैंने बहुत पढ़ा है, जो आपका सवाल है कि तो किसी एक खास तबके को हीरो बनाना, और किसी एक मुझे लगता है कि एक वक्त था कि जो 70s और 80s है, जिस दौर की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि 91 आते आते वो टूट गया, उसकी बहुत बड़ी वजह थी। नहीं, तब भी तो फोन आते होंगे ना, तब भी तो कोई भाई होगा। या कोई तो डिसाइड करता होगा। मैं आपकी बात को लंबा करके उसको वो कर रहा हूँ कि 70s 80s में जो आप कह रहे हैं वो ये कहीं कहीं पे सच था। बट मजेदार बात बताता हूँ आपको इसी बात पे, जो आपने बोली कि ऐसा होता था, जो आप कह रहे हो बिल्कुल, कि वो डाकू आता था घोड़े पे और उसके टीका लगा होता था, और हिंदू गॉड का बड़े इजीली कुछ करके निकल जाते थे। मैं वही सवाल, सर्टेन धर्म पे नहीं होता था। बट एक और बड़ी मजे की बात है कि चाहे वो दिलीप कुमार रहे हो, चाहे वो राजेश खन्ना रहे हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन रहे हो, और चाहे वो आखिर में शाहरुख, मैं इन चार को ही मानता हूँ एक श्रेणी में। इनके जितने भी आइकॉनिक कैरेक्टर नेम है, राज, राहुल, विजय, बिरजू, हार्डकोर ब्राह्मण, हिंदू, पंजाबी, हाँ ठीक है, सारे। तो जो ये जो बड़े सुपरस्टार्स थे, एक्टर थे, वहां पे कोई नैरेटिव नहीं सेट हो रहा था। प्रॉब्लम ये जो आपने बोली, यही बात मैं जो आपको बता रहा था, शायद इन लोग इसके पहले बता रहे थे, मैं आपको बता रहा था कि वो मेरा कोई, जो मुझे बड़ी नफरत है इस वर्ड से ही, वायरल से। लॉकडाउन में मेरे एक मित्र हैं, बहुत आजकल पंकज जी का बड़े अच्छा मजाक उड़ाते हैं, मैंने उनको मिलवाया था, क्रेडिट मेरा है। वो क्या नाम है उनका, आरजे, याद में नाम, केतन सिंह। तो केतन जी के साथ मैंने ऐसे एक इंटरव्यू किया था लॉकडाउन में, उसमें शाहरुख के बारे में भी यही बात ऐसी बोली थी। शाहरुख खान पे तो मैं इसलिए सवाल भी करूंगा कि आपको बता दो, शाहरुख के आप बहुत सारे राज जानते हैं। शाहरुख राज मतलब आई लव हिम, तो आप ठीक है, उनसे आपको बहुत प्यार है, मैं उससे बहुत, हाँ बिल्कुल जानता हूँ। लेकिन चूंकि आपका एक इंटरव्यू बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना था, हाँ, उस पे मैं खुलासा शाहरुख पे चाहूंगा कि शाहरुख से अभी क्या हो गया। हाँ, शाहरुख से उस बार इंटरव्यू का सार ये था, जो बड़ा खुलासा विशाल भाई ने किया था, कि शाहरुख की फिल्म फ्लॉप होती थी और इंडस्ट्री में पार्टियां होती थी। ये सच है? फर्स्ट हैंड पता है मुझे, मतलब ये मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, मैं कोई बात उसमें हल्केपन से नहीं बोलता हूँ, और अभी भी होती है। अभी जब शाहरुख की 0 फ्लॉप हुई थी, आई कैन टेल यू पीपल हु पेड, अगर पॉडकास्ट में तो नाम देता था, एक एक्टर पर्टिकुलर है, वो उनकी पीआर एजेंसी बाकायदा पैसा देती थी इस बात के लिए कि शाहरुख को बुरी लाइट पे दिखाओ, चाहे वो धर्म के एंगल से हो, चाहे बॉक्स ऑफिस नंबर के एंगल से हो, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने 30 साल उसको चेस किया और उसके 1/5 1/10 नहीं हो पाए, एटलीस्ट इज्जत में।
नहीं तो वो इंडस्ट्री के बड़े लोग हैं जो शाहरुख की एकदम ऊपर के, एकदम ऊपर के लोग, एकदम टॉप, जो शाहरुख की फिल्म फ्लॉप होती है वो तुरंत पार्टी देते हैं। तो रन आज भी है। आज भी है। हाँ आज भी है, कुछ भी होता है, कुछ और भी मान होता लीजिए है। पठान चल गई, जवान चल गई तो दुखी है, बहाने ढूंढ रहे हैं कि अरे साहब वो 4 साल था नहीं, अरे साहब वो तो ऐसा हो गया, अरे साहब वो तो ऐसा हो गया। तो वही जो मैं कह रहा था ना कि वो चाहे वो दिलीप साहब रहे हो, चाहे बच्चन साहब विजय रहे हो, चाहे शाहरुख राज रहा हो, तो जिसको भी इस देश की आम जनता ने सुपरस्टार बनाया, इन सब में क्या कॉमन है कि ये लोग किसी फिल्म फैमिली से नहीं थे। आप वो आजकल नेपोटिज्म की डिबेट चलती है, और बहुत अच्छी बात मैंने सुनी थी, हिमेश भाई ने बताई थी मुझे, एक्चुअली मुझे उनको ही क्रेडिट देना है, कि वो कहते थे कि देखो आप पूरी इंडस्ट्री पैसा ताकत मशीनरी लगा ले, पर कुदरत का निज़ाम देखो कि वो हर 10 साल में एक ऐसा पासा फेंकता है, कहता है ये सब तुम्हारे बच्चे, ये एक मैं भेजता हूँ। तो वो एक गोविंदा विरार से आ जाता है, एक बच्चन कलकत्ता से इंश्योरेंस कंपनी छोड़ के आ जाता है, एक राजेश खन्ना फिल्म फेयर जीत के आ जाता है, एक शाहरुख खान दिल्ली से ये आ तो जाता हो गई है। मतलब हीरो वाली बात। और ये सारे वो लोग थे। तो आप जो नैरेटिव कह रहे थे मैं उसी पे आ रहा हूँ, अब जो तो सेट किया इस था। दौर में नए नए लोग कैरेक्टर आर्टिस्ट में भी ऐसे निकले, चाहे विलेन की बात करूं, चाहे मनोज बाजपेयी हो, आशुतोष राणा हो, वही मैं कह रहा हूँ, नवाज हूं। हाँ, तो ये सारे लोग वो जो पूरा सिस्टम है उसको तोड़ के आए ना। कमिंग बैक टू योर ओरिजिनल क्वेश्चन, वो जो टीके वाला सारी कहानी थी, वो तब भी एक सेक्शन था जो करता था नैरेटिव। ये कहना कि नहीं था गलत है, बट मजेदार बात ये थी कि जो बड़े एक्टर्स थे, जो बड़े स्टेक होल्डर्स थे, और जो बड़ी मास जनता थी, वो कभी उसका पार्ट नहीं बनी। जैसे मैं बता रहा हूँ कि लोग फिल्म में अपनी सेंसर कराने दाऊद भेजते थे, बट नॉट यश चोपड़ा, नॉट शाहरुख का। तो इतना मशहूर किस्सा है कि उसने फोन काट दिया था कि भाई, वो कपिल देव ने जैसे भगा दिया था ड्रेसिंग रूम से दाऊद को, इतना मशहूर किस्सा है जो शाहरुख खान ने फोन काटा था। हाँ, शाहरुख ने फोन काटा कि मैं नहीं जाता डांस करने, मैं कोई क्या हूँ, मैं कोई रोड छाप हूँ। ये बात सच है? हाँ, बहुत मशहूर किस्सा है वो, तो मतलब उस किताबों में है और बहुत जगह है, फिल्म फेयर ने छापा है। दाऊद ने फोन किया, मतलब उनकी तरफ से आएगा परफॉर्म करने के लिए, परफॉर्म, शाहरुख खान ने मना कर दी। हाँ, आप और आपने गूगल पे आपको फिल्में मिल जाएंगी बहुत से एक्टरों की जो अंडरवर्ल्ड से फंड है। आपको पता है बैन भी हुई थी उनमें से कई फिल्में रिलीज के पहले, कुछ एक्टरों की। शाहरुख की कोई फिल्म आज तक बैन नहीं हुई और कभी नाम नहीं आया, और मतलब उसके घर पे भी कभी कुछ हुआ है, उसके अपनों पे भी। तो ही हैज दैट क्लास की, ही मेंटेन्स दैट साइलेंस, एंड ही इज अ मैन। शाहरुख खान को डर नहीं लगा कभी? ही इज अ मैन ऑफ अ डिफरेंट क्लोथ। शाहरुख खान को कभी डर नहीं लगा? उनसे नहीं लगा, नहीं लगा। उनसे तो कभी नहीं लगा, कभी नहीं लगा। बहुत जिम्मेदार है, और वो आदमी भी वैसे ही है। अच्छा। वो आदमी भी वैसे ही है, और मैं उसको उस एक फैन की तरह ही देखता हूँ कि एक आउटसाइडर जो भी जाए इंडस्ट्री में, उसको वो काफी सीखने को मिलता है उस जर्नी से, कि अगर आपके खिलाफ पार्टियां चल रही हों, आपको लोग गिराने में लगे तो हों। ये तो शाहरुख खान को भी पता होगा कि मेरे खिलाफ कौन बड़े लोग पार्टी कर रहे हैं। तो पता ही होता है ना, बट यही तो मैं आपको बोला ना कि चाहे कोई व्यक्ति विशेष उसके खिलाफ कुछ करे, उसके घर वालों के या किसी भी चीज के, उसके वो जवाब हमेशा सक्सेस से ही दिया है। कि कभी वो ऑरेंज बिकनी पे हो गया पठान में, कभी कहीं हुआ, तो कलेक्शन और लोगों के प्यार ने जवाब दे दिया कि कौन किसको ज्यादा प्यार करता है। शाहरुख खान रिएक्ट नहीं करते वैसे? कभी नहीं रिएक्ट करता, मीडिया में एक इंटरव्यू नहीं देते, कभी नहीं, इस बारे में बोला भी नहीं उन्होंने। आज तक आपको कहीं कोई नहीं मिलेगा कि कोई सनसनीखेज बयान दिया हो कि मैं ऐसा कर दूंगा। बहुत एक्टर करते हैं जो कुछ भी बोलते हैं, वो इतना आदमी प्यार करता है, उसको इसके लिए क्या सेंसेशनल करना है, चुप रहता है, प्यार करता है, यही सिखाता है। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी लर्निंग है कि यू शुड लर्न फ्रॉम हिम। नहीं, बिल्कुल सही बात है। हम चूंकि फिर बात कर रहे थे पंकज त्रिपाठी की। पंकज त्रिपाठी जब स्टार नहीं बने थे तो आपके साथ बैठा करते थे काफी घंटों तक। हाँ, मतलब हम फिल्म ही कर रहे थे, और पंकज त्रिपाठी और जयदीप इलाहाबाद दोनों के बारे में बिल्कुल, ये बिल्कुल, दो ऐसे बड़े नाम। जयदीप, पंकज जी तो मेरे से, मैं उनको आज ही पंकज जी कहता हूँ, और मतलब बड़े हैं वैसे भी मेरे से, मैं उनको बहुत इज्जत से देखता हूँ और बहुत प्यार करते हैं मेरे को, मतलब बहुत हक से कह सकता हूँ। अभी पिछले कुछ महीनों में हमारी 5-6 मुलाकातें हुई किसी चीज़ को लेके, तो वो बहुत, मतलब उनकी आंख में, उनकी बात में, वो जब 100 रुपए के एक्टर थे, आज 1000 के एक्टर हैं, जितने के भी हैं, तो वो कोई फर्क नहीं आया। और वही मिठास है, वही असलपन है, कोई बनावटी नहीं है। बनियान पहन है, घर पे जब मठ पे बैठे रहते हैं बनियान पहन के, और मेरे को लास्ट से उन्होंने सत्तू पिलाया था, तो मैंने कहा पंकज जी नेचर में बदलाव नहीं आया। उन्होंने कहा पेप्सी तो पिला दो यार, मेरे को मतलब सॉफ्ट ड्रिंक पसंद है। सत्तू पियो विशाल भैया, क्या पंडित जी आप भी खराब। तो वो जो उनका एक मजाज है, और मेरे को ये चीज उनकी भी वही वाली बात थी कि वो सारे ग्रेट लोगों में वही खास बात होती है कि वो कुछ उनमें फर्क नहीं आया, कोई इधर उधर की बात नहीं, किसी और की बात भी नहीं करते। वो अपनी दुनिया, अपने विमगान, अपनी कला, अपनी फिल्में, अपनी बातें, जो मतलब जो वही आदमी को बड़ा बनाती है। मेरे वक्त तो मैं बोल सकता हूँ, उस वक्त तो हम लोग शूट भी कर रहे होते थे गोवा में, तो मतलब मैं खुलेआम बोल सकता हूँ ये बात कि सुनील ग्रोवर के आसपास भीड़ लग जाती थी। वो गुत्थी का पॉपुलैरिटी थी, हर किसी को सेल्फी खींचनी है, सेल्फी। नहीं, ये बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। और सुनील ग्रोवर के पास भीड़ और पंकज त्रिपाठी अकेले। हाँ, पंकज जी बेचारे, पंकज जाकिर भाई सब सीनियर लोग हैं। हाँ, मैं पंकज जी बैठे हैं, और पंकज जी को कोई रिकॉग्निशन नहीं था। ये बात कर रहा हूँ 2016 मार्च, और वही 2018 में ही वॉज अ स्टार। एक स्त्री, एक ड्यूटन और 4 फिल्में।
सो वक्त अच्छे आदमी का जल्दी आता है, आता सबका है। तो पंकज भाई कहते नहीं थे कुछ ऐसा कि बताओ? हाँ वो मतलब उनका यही होता था, कह रहे थे मतलब इन वे कि यार बहुत भीड़ लगती है भैया सबके पास। हमने कहा यार लगेगी, आप हीरा आदमी हो तो हो गया। मतलब उनको मन में तो लगता होगा कभी कब मेरे पास भी, मतलब आपके तो ह्यूमन नेचर है, मतलब किसी को भी होता होगा, खासतौर से सीनियर एक्टर है। सीनियर एक्टर हो, इतने वक्त से थे इंडस्ट्री में। बट जयदीप अहलावत खाली घूम रहे थे उस दौर में। हाँ आपने वो दौर देखा? मतलब उन्होंने, हाँ वो गैंग गॉसिपर में छोटा सा रोल आ गया था, खट्टा मीठा हो गया था, ये हो गया था, पर ही वाज नॉट अराइव्ड, बिकॉज़ इट वाज बिफोर पाताल लोक वाली दुनिया का वक्त। नहीं तो जयदीप अहलावत के अंदर आपको क्या लग रहा था कि ये आगे जाके जयदीप अहलावत अच्छा काम कर पाएंगे? या जयदीप अहलावत कहते हैं ना, कई लोग अपना पेशेंस खो देते हैं और छोटा बड़ा काम, और नहीं, मेरे को चूंकि तो- जयदीप के जो बैचमेट्स थे, जितनी मेरी जानकारी, सब स्टार हो गए थे। हाँ नहीं, पंकज जी से ठीक ऑपोजिट उनका नेचर है। जयदीप भाई का क्या है कि जयदीप के केस में मैं कह सकता हूँ कि जयदीप के साथ तो हमने खूब अच्छा वक्त बिताया, बहुत वक्त। फिल्म के, मेरी पहली फिल्म के पहले से वो कॉफी विड्डी का भी पार्ट होने वाले थे, वो नहीं हो पाया। फिर मेरी दूसरी फिल्म में नहीं हो पाया, फिर तीसरी फिल्म उन्होंने की जिसमें उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया, जो आपकी जो फिल्म थी मिलन होटल, होटल मिलन। होटल मिलन अमेजॉन प्राइम पे जो है वो उसमें थे। और उस समय जयदीप अहलावत को काम मिल रहा था? हाँ, नहीं मतलब वही था, छोटा मोटा था। ही वाज नॉट दैट जयदीप अहलावत, कोई जानता ही नहीं। तो फिर क्या? तो पर उनमें वही बता रहा हूँ कि पंकज जी से ठीक उल्टी क्वालिटी थी। उनमें ये था कि ही वॉज अ वेरी श्योर मैन, ही वॉज वेरी श्योर अबाउट हिज क्राफ्ट। उनको ये नहीं था कि ये वक्त निकल रहा है या मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा। ही वॉज वेरी श्योर कि भाई मुझे अपना काम आता है, मैं इसको इज्जत से करता हूँ। हंसमुख बढ़िया आदमी, हरियाणा का ह्यूमर है उनके अंदर, हाँ, वो हर है। बात में मजाक किया। और बहुत बहुत मतलब मेरे से तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत प्यार किया मेरे को तो। और अभी भी उनकी मुलाकात होती रहती है। मेरे एक्चुअली बेटर हाफ से ज़्यादा होती है मेरे से, तो लेटली हम लोग नहीं मिले क्योंकि बहुत बिजी वो भी रहते हैं। बट बहुत, और उनको एक श्योरिटी थी उसको, वो कभी ये नहीं था कि होगा नहीं होगा टाइप, नहीं तो उसको एक होता पता है ना था कि एक हो होता गई है- होगा, एक होता है विशाल भाई उसको कि कॉन्फिडेंस था अपने अंदर। जयदीप अहलावत, जैसे मान लीजिए एक जयदीप क्या कोई भी हो, ये होगा एक एक्टर में, यार कब तक एक दो सीन करूंगा, एक दो सीन होता है कि नहीं होता है कि भाई यार ये मिल ही रहा है, ले दे के एक सीन दो सीन। लेकिन एक व्यक्ति होता है जो कहता है कि नहीं नहीं, मैं एक दो सीन करते करते मैं बड़ा काम बड़ा कर बन जाऊंगा। जयदीप के लिए मैं गारंटी देता हूँ, ही वाज वेरी श्योर, ही बनूंगा मैं वाज बड़ा। वेरी श्योर कि मैं तो अराइव होऊंगा ही होऊंगा कैसे भी हूँ। एंड ही हैड दैट श्योरिटी। अब वो चाहे वो हरियाणा का एटीट्यूड हो, ये लोग थोड़े बिंदास होते हैं वहाँ के, और या जो भी आप कहें, लेकिन ही वाज अ कॉन्फिडेंट मैन, ही स्टिल इज। एंड मतलब मेरे को तो बड़ा पसंद आता है उनका काम। मेरा बहुत मन है कि बड़ी थिएट्रिकल पिक्चर करें, मेरे को वही एक शिकायत है उनसे। कब से नहीं मिले जयदीप अहलावत? जयदीप से नहीं मिला तो मैं अभी होऊंगा, मतलब हम लोग मिल जाते हैं वहाँ पीछे एक कॉफी शॉप है, वहाँ पे कभी कभी मैं गुजरता हूँ तो उनसे मिल लेता हूँ। 5-6 महीना हुआ होगा, 5 महीने 4 महीने होती रहती बात। और मैसेज पे तो हमेशा ही होती रहती। मतलब एक स्टार बनने के बाद किसी के अंदर जो कहते हैं ना पुराने दोस्त नहीं 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 नहीं, ये लोग उस मिट्टी के इनमें से कोई भी नहीं। और ज्यादातर मेरा मानना है, जितने लोगों को जानता हूँ, मतलब मेरी जिनसे भी कभी मुलाकात है, जो मेरे दोस्त लोग हैं या जिनसे मेरी कुछ बोल चाल है, चाहे वो अर्जुन कपूर हो, चाहे जो ब्रीफली 3-4 मुलाकात कभी शाहरुख सर हो, कोई भी लोग हो, सब लोग बहुत प्यार देते हैं। अगर जो लोग अच्छे हैं वो अच्छे हैं, मतलब उनमें कोई मैंने से कभी देखी नहीं कि बहुत मौसम बदल जाता है, लोग सोचते हैं बाहर से, वो मतलब सडन लोगों के लिए होता होगा। मतलब आई थिंक जैसा आप होते हो वैसा रिश्ता लोग रखते हैं आपसे, बट मैंने देखा नहीं, लोग सब बहुत सॉर्टेड। इतने सारे लोगों के साथ काम किया आपने, कभी लगा कि मतलब यार या मिले हो आप किसी बड़े एक्टर से कि नहीं यार मुझे बात ही नहीं करनी चाहिए थी इस आदमी से, इसमें और बहुत ज्यादा जरूर है? क्योंकि ना मतलब जितना मैं देखता हूँ, बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं, मतलब कुछ लोग आर्टिफिशियल इतने हैं। मैं चूंकि फिर बता रहा हूँ ना, चूंकि बचपन से सिनेमा बफ हूँ और पढ़ता लिखता देखता आ रहा हूँ सिनेमा, तो मैं बहुत श्योर था कि किन किन से नहीं मिलना है। पता था आपको? और नाम कुछ नाम नहीं बताएंगे। और कुछ मैं चूंकि उठता बैठता हूँ सबके साथ, और इतना बहुत सोशल आदमी हूँ मैं रोज क्या क्या कहते हैं ना, महफिल शेर और ये सब चलता रहता है, लोग आते जाते रहते हैं, तो सब जगह किससे तो पता चलते रहते हैं, कान में आते रहते हैं, तो पता होता है कि यार ये आदमी थोड़ा इरिटेटिंग है, ही इज फुल ऑफ हिमसेल्फ, ये थोड़ा ऐसा है वो थोड़ा ऐसा है। और कुछ कुछ तो आपको जो पहले से पता है वही इन्फॉर्मेशन आके मिल जाती है। तो मैंने कभी वो उन गलियों में ट्राई नहीं किया उन नामों को या उन लोगों को, चाहे उसमें एजेंडा बेस्ड लोग हों जो लोग सर्टेन एजेंडा की फिल्में बनाते हैं, भी वो मतलब वो चाहे मेरे को अच्छी भी लगती हूँ, उनमें से बहुत फिल्में जो मुझे बहुत पसंद है। तो फिल्म चूंकि मैं उसको बहुत अलग मानता हूँ कि पिक्चर का अच्छा होना, पसंद आना, और उसके अंदर कोई गलत मैसेज होना या खराब बात होना, दोनों बहुत अलग अलग चीज़ है। बहुत फिल्में अच्छी होती है पर मुझे पता है कि इसका असर खराब होगा, लाइक जैसे एनिमल डिस्कस की गई है, और बहुत सी पॉलिटिकल फिल्में हैं, उनके डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, बहुत अच्छा दोस्त हूँ, पर उनको ये पता है कि मुझे वो बात पसंद नहीं है, तो हम लोग को एग्री टू डिफर वाली बात है। हाँ तो ठीक है, ऐसे कई एक्टर रहे होंगे और जिनसे- एक्टर तो वैसे बहुत होते हैं, आपको ऐसा पता ही है, बहुत ही निहायती बदतमीज किस्म के भी होते हैं, निहायती फुल ऑफ। आपके साथ तो नहीं हुई ना बदतमीजी? हम यूपी के कानपुर के सीधे साधे लोग हैं, उनके साथ काम ही नहीं करना। हमें उस दिशा जाना ही नहीं। मैं कन्फ्रंटेशनल आदमी नहीं हूँ। अगर
मतलब अब तो ये कहता हूँ भाई, अगर डी के बराबर हो तो झगड़ा करो यार, छोटे मोटे आदमी तो मत करो। मतलब अगर उतना तो कह ही सकता हूँ। इतना तो आप कह ही सकते हो कि जो दाऊ से पंगा ले सकता है वो किसी और से क्या डरेगा। नहीं मतलब आप अपनी कला के लिए एकदम वो होने चाहिए, और बाकी देखिए वहाँ पे एक आउटसाइडर के लिए और एक जो आदमी वहाँ बाहर से आया है, और जैसे मैं अभी इस साल एक फिल्म को ऑस्कर मिला है, 5 ऑस्कर मिले हैं एक्चुअली, सॉरी, अनोरा करके एक फिल्म है, सबको देखनी चाहिए जिसने नहीं देखी है, बहुत मजेदार फिल्म है, टिपिकल ऑस्कर फिल्म भी नहीं है। तो वो एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर ने बनाई है, तो उसका एक स्पीच बहुत वायरल हुई है, उसने बोली है कि उसको कहते हैं इंडी फिल्म मेकर, इंडिपेंडेंट सिनेमा जो बनाते हैं स्टूडियोज के साथ, वार्नर या वायाकॉम या बड़े लोगों के साथ। और मैंने अपनी जो भी मेरी 5-6 फिल्में हैं अब तक की 6, सब मैंने इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर के साथ बनाई है। तो उसका एक अलग चैलेंज होता है, जो शायद अब मेरी दौड़ अब वो खत्म हो रही है कि अब शायद ऐसे उन लोगों के साथ शायद काम नहीं करूंगा। तो उनमें और मुश्किल होता है, आप एक बाहर के आदमी का सर्वाइव करना, चूंकि जो लोग फिल्म देखते हैं, फिल्म को जज करते हैं, अच्छा बुरा बोलते हैं, वो उनको हक भी है, बट वो सबसे छोटी लड़ाई होती है, उसके अलावा सारी लड़ाइयाँ होती हैं। चाहे वो ईगो हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो पैसा हो, और बहुत ही फनी लड़ाइयाँ होती हैं, और बहुत ही फ्रेजाइल ईगो है लोगों के, जिसके पास पैसा है, इसके पास ये है, जिसके पास पावर है या कनेक्शन है, तो आपको उसमें से ऐसे ऐसे बच के निकल जाना है, काजल की कोठरी में बिना दाग लगे वाला काम है। नहीं ये तो आपने बखूबी कर लिया कि हाँ, मतलब तो वो बहुत मुश्किल है, वो ज्यादा बड़ी लड़ाई है, और वो हर वक्त मैं लड़ रहा होता हूँ। मेरी हर आने वाली फिल्म उसी दौर से गुजर रही होती है, कि अभी 2 आ रही हैं, दोनों उसी दौर से गुजर रही हैं, कि मुझे पता है कि अभी ये हो गया, अभी वो हो गया, अभी कल ये हो गया, आज एक्टर साहब को ये बुरा लग गया, प्रोड्यूसर साहब को आज जुकाम ज्यादा हो गया, उनको पीछे का हीरोइन का कपड़ा पसंद नहीं आ रहा है, किसी को गाना नहीं हीरोइन की पसंद अच्छी बात आपने कर दी, मेरा अगला सवाल वही था। और क्योंकि विशाल भाई आपकी एक अच्छी तारीफ मैं इस मामले में मानूंगा कि आप बेबाक और अच्छा बोलते हो, मतलब इसलिए आपसे, इसलिए नहीं कि आप मेरे मित्र भी हैं और नहीं, बस कोशिश बेबाकी करता से हूँ आप, क्या। जैसे आपने शाहरुख को कहा, इंडस्ट्री को लेकर मुझे नहीं, आपको भी मिलते होंगे या इस तरीके के एक बड़ा देश में सवाल है, कास्टिंग काउच है, क्या बड़ी हीरोइन बनने के लिए सोना पड़ता है? मैं सीधा सा पूछ रहा हूँ। हाँ, नहीं मेरा मैं सब किसी का नाम नहीं जानना चाहता, नहीं, मैं नाम लूंगा भी नहीं, मैं तो बहुत सीधा सवाल बोल रहा ये हूँ। क्या, या कुछ लोगों के लिए जरूरी है, या ये इंडस्ट्री का एक सच की तरह कि नहीं बड़ी एक्ट्रेस बनना, नहीं तो फिर आप करते रहो बी ग्रेड की, सी ग्रेड की फिल्में, हाँ, सोना पड़ेगा आपको। हाँ, नहीं इसमें मेरा मतलब कल शाम को मैं किसी के साथ बैठा था, तो ये बात हो रही थी, तो मैंने बहुत ईमानदारी से बात बोली कि देखिए मैं कहीं और से भी नौकरी करके आया हूँ उसके पहले, से मैंने आपको बताया, फैशन इंडस्ट्री से, और मेरे घर में आसपास भी लोग तमाम जगहों की नौकरी पे, मैं मतलब वो बैंड्रा में पैदा हुआ, ककून में तो हूँ नहीं, मैं तो दुनिया देखी है, और मेरे दोस्त आज भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह की नौकरियां कर रहे हैं, चाहे वो मेरे दीनदयाल के पढ़े हुए हों, तो डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस हैं ज़्यादातर, और बाकी फैशन वाले सब इनमें हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, और वहाँ भी मैंने यही सब देखा है। मेरा उसके लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कुछ नहीं, पर मेरा ये कहना है कि आप किसी भी चीज़ को सिंगल, जैसे कि लोग कहते हैं पॉलिटिशियन करप्ट होते हैं, कहा जाता है, मीडिया वाले दलाली करते हैं, सब डरते हैं सरकार से। अभी हमारी कल ही बात हो रही थी एक मीडिया वाले भाई से, कहता है बच्चा कहाँ है इस देश में मीडिया, आपको गलत फहमी, खत्म हुए 10 साल हो गया अभी तो, भी लेकिन कुछ लोग कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोग कर रहे हैं, तो ये सब जनरल स्टेटमेंट मुझे लगता है कि अरे बॉलीवुड में कास्टिंग का, अरे मीडिया वाले करप्ट है, अरे पॉलिटिशियन सब बेईमान होते हैं, ये बहुत जनरल स्टेटमेंट है। मतलब ये पान की दुकान के लिए अच्छा है, पर अगर 2 पढ़े लिखे लोग बात कर रहे हैं तो उसको आपको सिंगल आउट करना बहुत जरूरी है कि ये सब कुछ सब जगह है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस जितना कॉर्पोरेट में कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है, और उसमें बड़े बड़े चेहरे भी हो सकते हैं, बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां हो सकती हैं। हाँ, नहीं, और जितना कॉर्पोरेट और नौकरियों में है, चाहे वो आईटी हो, आप मुझे फर्म बताइए, आप मुझे बताइए, मैं आपको गूगल करके वहां के 100-200 केस सुना देता हूँ। और मतलब चाहे वो अंग्रेजों के यहाँ हो रहा हो, चाहे वो यूरोप में हो रहा हो, डेवलप कंट्री में, ऐसा नहीं कोई पुअर कंट्री का है, वहाँ हार्वे विंस्टीन का खुला पूरा पिटारा हॉलीवुड में, 500 लोग गए, तो जो डेवलप कंट्री है वहाँ क्या नहीं, इसमें अब एक चीज सवाल ये भी आता है, जैसे शाहरुख खान का आपने बड़ा अच्छा बताया कि शाहरुख की फिल्म फ्लॉप हो रही है, तो एक बड़ा तबका, और उसमें जाहिर सी बात है एक्टर होंगे, कुछ प्रोड्यूसर होंगे जो पार्टी करते थे, ज्यादातर एक्टर। तो मैंने तो ये भी सुना है कि इंडस्ट्री में जो एक्ट्रेस हैं बड़ी, वो तो और एक दूसरे से जलन होती है आपस में, के हाँ बिल्कुल होती है, रोल्स को लेके बहुत उठापटक होती है, बहुत होती है, बहुत उठापटक। तो फिर एक मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर बड़ी एक्ट्रेस को वो रोल चाहिए और दूसरी बड़ी एक्ट्रेस को मिल उस गया, केस में ज्यादातर क्या होता है, जो मतलब बुरी बात है, अभी तो काफी बदला है जब से मतलब ये सब अच्छे एक्टर्स आए हैं, तापसी हैं, चाहे वो कंगना है, बहुत लोग जो फीमेल लीड फिल्म में बनने लगी है, बट जनरली क्या होता है, लेकिन कंगना रनौत का कास्ट अगर नहीं कर रहे होते इतने के बावजूद भी, कुछ लोग कर रहे होंगे, तो उनको अपना क्यों होम प्रोडक्शन करना पड़ता, खुद ही फिल्म बनानी पड़ रही कंगना रनौत? मेरा उसमें तो भाई इंडस्ट्री के लोग होम प्रोडक्शन तभी बनता है जब आदमी को ज्यादा पैसा कमाना होता है।
जितने बड़े बड़े नहीं तो शाहरुख, सलमान, आमिर सब होम प्रोडक्शन पे काम कर रहे हैं 20 साल से, उन्होंने कहीं काम नहीं किया बाहर, बिकॉज उनको जरूरत ही नहीं है, अपना वो शेयर लेके जाते नहीं हैं। तो कंगना रनावत ने गुस्से में किया या मतलब फिर नहीं, मुझे लगता है बिजनेस रीजन था गुस्से में, वो बहुत तो इंटेलिजेंट इंडस्ट्री में उतना काम मिल रहा था क्या उनको? बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है वो। नहीं उतना काम मिल रहा था क्या उनको? सवाल ये उठता अब देखिए कि कुछ लोग हैं, विशाल भाई मुझे सच बताइए, हो सकता है मेरा सवाल हाँ, हाँ, नहीं, ये हो बिल्कुल, बिल्कुल। कि कुछ लोग फ्लॉप भी हो जाते हैं बार बार, उनको रिपीट किया जाता है। कई लोग हैं ऐसे, आप जानते होंगे, जिनको फ्लॉप नहीं, बिल्कुल होता है, और उन पे दांव लगाने के लिए बिल्कुल प्रोड्यूसर बिल्कुल बिल्कुल उसका भी एक बहुत बड़ी वजह होती है कि जो किसी भी इंडस्ट्री में होती है, फिर वो यहाँ पे और ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे इसलिए ज्यादा है कि यहाँ पे जो आपका क्राफ्ट है और एक आपका सॉफ्ट स्किल है, कम्युनिकेशन है, पर्सनल रिलेशंस है। तो आप अगर आईटी में कॉल सेंटर में हो तो वहां पे आपका क्राफ्ट ही है, सॉफ्ट स्किल आप आई एम सॉरी कि आप लूले हो, काले हो, लंगड़े हो, शराबी हो, झगड़ालू, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सामान बेचना है, रख देना है। अब आप परचूनी दुकान पे हो तो थोड़ा सॉफ्ट स्किल आ जाता है, पान वाले को कितना सॉफ्ट स्किल चाहिए होता है, पान लगाते लगाते इतनी अच्छी बात कर लेगा आपसे, क्रिकेट राजनीति की, आप उसी का पान खाओगे, तब आप बोलोगे साहब इसकी तो पान खराब है, फिर भी आप क्यों खाते हो? तो बहुत जो लोग हैं, मैं मतलब जिनको काम मिलता है, एक तो वो है जो खुद ही अपनी पिक्चरें फंड कर रहे हैं, तो उन्हें तो फर्क ही नहीं पड़ता, आप मत देखो अभी चाहे हिट हो चाहे फ्लॉप हो। फ्लॉप हो तो बना ही रहे हैं, तो वो फिर बात ही अलग होगी, उनको हटा देता हूँ। अब जिनको बार बार काम मिल रहा है उनमें बहुत लोग ऐसे हैं जिनको उनकी सॉफ्ट स्किल के लिए पहले रखते हैं लोग, कि वो लोग काम करने के लिए बहुत अच्छे हैं, मतलब दे आर इजी टू वर्क विद, सो आई विल sometime prefer to work with a person who might be little less talented but a very easy person on the set, like I was telling about the producer कि मैंने कसम खाई अभी पिछली फिल्म के बाद कि अब वो जो 5-6 इंडिपेंडेंट फिल्में करने के बाद कि भाई अब मेरे को कुछ 8-10 साल में कुछ 5-6 फिल्में और बनानी है बस, उसके बाद मेरे आसपास बहुत टैलेंटेड लोग हैं जिनको मैं जिस तरह से जो भी अपने लिखाई का या इसका सपोर्ट दे सकूंगा और वो लोग बनाएंगे मेरी पसंद की फिल्में, और फिर मैं अपना कहीं जाऊंगा, लिखूंगा शायरी वायरी, और अब हो गया मतलब। तो अब मेरा ये था कि अब मैं नहीं बनाऊंगा इंडिपेंडेंट फिल्में, अब ये मेरे मतलब अब ये मेरा थ्रेशोल्ड हो गया है लड़ने का, झगड़ने का, चिक चिक का, और क्वालिटी सफर करने का। हाँ। कई बार एक्टर को फिल्म बनानी है तो उसमें फंस रहा हूँ मैं, कहीं प्रोड्यूसर साहब का मूड खराब है, कहीं एक्टर साहब का मूड खराब है, कहीं 5 लोग की कोई, अच्छा उसमें मैं एक अकेला आदमी हूँ जिसको जिसने कभी किसी फिल्म में पूरा पैसा नहीं लिया, पूरे हक से कह सकता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट मैंने शायद आज तक 6 में से 1 पिक्चर में साइन किया है, और पेमेंट हो जाता आपका पूरा? नहीं हुआ आज तक किसी पिक्चर में, पेमेंट नहीं मिला। अगर ये मेरा सिर्फ होता है रोटी का जरिया तो हो ही नहीं पाता, तो अच्छा है कि मैंने पहले से कुछ और कर रखा था काम। तो और मैं कभी बुरा भी नहीं मानता कि भाई कोई मेरे पे इतना पैसा लगा रहा है और मेरे थॉट पे, मेरी लिखी पिक्चर पे, तो अगर मेरे को 10-20 कुछ कम भी दे रहा है तो आई एम हैप्पी। बट प्रॉब्लम क्या है कि ज्यादातर फ्रेजाइल और फेक ईगो है, उस बात का कोई फिल्म से या फिल्म की क्वालिटी को लेके, उसकी राइटिंग को लेके, उसके कि कोई है आदमी उसको डायलॉग का शौक है तो सारा डायलॉग पे ही लगा पड़ा है कि साहब ये डायलॉग में, उनको चाहे इसकी तमीज नहीं होगी कि नुक्ता क्या होता है, उनको ये तमीज नहीं होगी कि फ्यूशिया और हरा और भूरे में फर्क क्या होता है, पर वो बैठ के आपका दिमाग खाएंगे। तो एक लिमिट के बाद आपका क्या होता है कि वो भर जाना चाहिए। अभी तक मैंने जिद की तरह किया था, टू बी वेरी फ्रैंक, ये मुझे बहुत पहले बंद कर देना चाहिए था, मुझे मेरे सब शिक्षकों ने बोला कि भाई सब बंद करो, तुम क्यों तुम ऐसे लोगों के साथ काम करते हो जहाँ पे इतना प्रेशर है और आप आउटसाइडर हो और आपके पास कोई ऐसी बैकबोन नहीं है ना कि रात में मेरे लिए उठ के फलाने फोन कर दे और बोले कि भाई ऐसा नहीं ऐसा करो, मुझे तो मेरी लड़ाई लड़नी है रिलीज के दिन तक। नहीं बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि तो अब वो दर्द में अब क्या मेरा थ्रेशोल्ड खत्म हो गया है, और इसलिए भी क्योंकि मेरे आसपास लोग पनप रहे हैं और लोग बढ़ रहे हैं जो मेरे साथ थे, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उनका सपोर्ट सिस्टम बनूं और मेरी जो गलतियां हैं वो उनसे सीखे और वो लोग करें, क्योंकि मैं बड़ा ही संतोषजनक आदमी हूँ, संतुष्ट आदमी हूँ, तो मेरे को कोई हर कोई आपकी तरह होता भी नहीं है ना। मैं इतना कोई एम्बिशियस हूँ नहीं जितना मैं हमेशा मानता हूँ कि जब मैं बचपन से पढ़ रहा था अपने स्कूल में, विद्यालय में, शिशु मंदिर से लेके और बड़े होने तक मैं अपनी क्लास में अपने को सबसे कमतर ही मानता था कि मैं बाकी चीजों में बहुत अच्छा हूँ, यार मैं खराब काम कर रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई क्यों कर रहा हूँ, मेरे से कोई फिल्मों पे लड़ाई कर ले, मेरे से कोई फिल्म के ज्ञान पे लड़ ले, कोई मुझसे पूछ ले कि बादशाह कौन से हफ्ते में रिलीज हुई थी, कुछ होता है कौन से दिन आई थी, मोहब्बतें कब आई थी, तो यार मैं इस पर लड़ सकता हूँ, तो किसी को नहीं आता है। तो मुझे लगता है उस हिसाब से वैसे ही बहुत मिल गया। एंड आपको टॉक्सिक, जैसा आपने बताया, जैसा आपका जो सवाल ही था कि इस तरह की चीजों से चूंकि इंडस्ट्री भरी हुई और चूंकि सॉफ्ट स्किल है, तो बहुत बार आपको ऐसा लगेगा कि जो आदमी कमतर है उसको ज्यादा काम मिल रहा है, जो डायरेक्टर्स स्पेशली, लोग एक्टर्स की बात करते हैं, डायरेक्टर्स में तो ये ज्यादा है। तो जो बहुत लोग जो फिल्में नहीं बनाते हैं पर उनका नाम आता है एज अ डायरेक्टर, इनके असिस्टेंट, तो ये बड़े प्रोडक्शन हाउस में तो और ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो उनके फेवरेट 20 लोग मिलकर फिल्में बनाते हैं। अब मतलब नाम तो मैं क्या लूं, जो एक वन ऑफ द लीडिंग प्रोडक्शन हाउस है बॉलीवुड का, उसमें ऐसे डायरेक्टर्स हैं कि उन्होंने जब भी वहां फिल्म बनाई है तो ब्लॉकबस्टर है, बाहर जाके बनाई तो सब फ्लॉप है, पूरी फिल्मोग्राफी भरी हुई है। तो जग जाहिर है कौन बना रहा है फिल्म, जो प्रोड्यूसर है वही बना रहा है। हाँ, अब एक सवाल, इसलिए कुछ 1-2 सवाल है मेरे। इन दोनों क्या हो रहा है, एक तो वो कि
जो अपना पैसा लगा रहे हैं लॉन्च हो रहे हैं फिल्म में, लेकिन इन दिनों एक ऐसा भी है कि कोई सोशल मीडिया से स्टार बनता है, उसको फिल्म मिलती है, और खासतौर से लड़कियों को लेके इन दिनों अगर कुछ ट्रेंडिंग है सोशल मीडिया में, इसमें बहुत स्ट्रांग रहा है, मैं आपको बता देता हूं। मोनालिसा आप जानते हैं, हाँ, महाकुंभ मैं में एक आपको लड़की, बहुत स्ट्रांग राय बताता हूं। मोनालिसा को फिल्म मिली, आई नो मैं आप आपको जिन्होंने बहुत डायरेक्टर ने काम दिया, अब ये हालांकि ये तो जस्टिस का विषय है, हम और आप उनको हाँ नहीं कह सकते, मैं उधर कि जाना ही नहीं चाहता, मैं तो उस बात पे आता आपके मेन सवाल पे। मोनालिसा कि मोनालिसा कैसे हीरोइन बनेगी, कैसे हीरोइन बनेगी, मेरा सवाल है। हाँ, तो इस पे अब तो बड़ा ही डिबेट चालू है पहले ही, क्योंकि मेरे जितने वहां मुझे यंग एक्टर्स है, मेरे जानने वाले हैं, सीनियर एक्टर्स भी, मतलब बहुत ही सीनियर एक्टर हैं, एक दो एनएचडी वाले भी और कुछ यंग लोग भी, उन लोग उस बात से ऐसे ही बहुत दुखी हैं कि इंस्टाग्राम फॉलोवर पे और ये रील बना के और वायरल होके बहुत लोग एक्टर बन रहे हैं, तो कह रहे हैं यार हम झकमरा गए हैं 15 साल से, या घूम रहे हैं हम जैसे। यहाँ तो पहले वो झगड़ा है, आपके सवाल का मतलब यहाँ पे उल्टा एक वो हो रखा है कि वो तो कहते हैं इनको बनना ही नहीं देना चाहिए। अच्छा। ये तो एक्टर ही नहीं है, नहीं, लेकिन ये मॉडलिंग कर लें, हाँ। ये एनएसडी तो जाए, अरे थिएटर तो सीख लें, इनकी कोई रील चल गई 8 मिनट की तो कोई हीरोइन बनना है यार, ये तो बिल्कुल ही इनजस्टिस है। मतलब इस लाइक कि आप एक बार मैंने गलती से आपको एक पैरासिटामोल दी, आप ठीक हो गए, तो आपने बोला कल डॉक्टर है साहब, अब तो यही इलाज करेंगे कल से, एमबीबीएस वाला बेकार है। तो जो बेचारा एमबीबीएस करके आया है, 4 साल की पढ़ाई की इसने एनएसडी में, फिर धक्के खाए, पीछे भीड़ से होके अब आया सपोर्टिंग तक, सडनली से एक वो इन्फ्लुएंसर आती है और वो आके मेकअप करके खड़ी हो जाती है, कहती मैं हीरोइन हूँ, तो इसका तो हार्ट डूब जाता है। हाँ। कि मैं तो गलत रास्ते से आया, यार मैं यही कर लेता। लेकिन लोग तो सोशल मीडिया में ये भी कमेंट करते हैं, जो मुझे नहीं बोलना चाहिए उस तरीके से, मैं उसको अच्छे शब्दों में कह रहा हूं, कि मोनालिसा को मुंबई आने से पहले ही खाने के लिए कई मगरमच्छ प्रोड्यूसर बैठे हैं। नहीं मतलब जैसे जो मैं बहुत खा लेंगे मोनालिसा को पता नहीं चलेगा, ऐसा नहीं। देखिए कोई भी इंडस्ट्री और यहाँ पे भी है, सपोर्ट सिस्टम तो देखिए आपका होना ही चाहिए। सपोर्ट सिस्टम इन द सेंस, कोई अगर आपको सही गाइड करने वाला नहीं है, आपको कोई बोल देगा शराब पीने से अच्छी एक्टिंग आती है तो आप शराब पीने लगोगे, ये वैसी बात है। कोई बोलेगा नहीं चरस पियो, मैं ऐसे कई लोग जानता हूँ, कहते साहब फलाना वो है जो टॉप का एक्टर, वो ये पीता है तो करते हैं तो हम भी बड़े अच्छे एक्टर हो जाएंगे, ये वैसी ही बात है। तो ये बेवकूफी की बात है, सपोर्ट सिस्टम होना बहुत जरूरी है। एक से एक अच्छे एक्टर, इनको मैं एग्जांपल दे सकता हूँ आपको, अभी वो लड़की कितना अच्छा, उसने उसको भी आईफा बेस्ट एक्ट्रेस मिला, सब आलिया वालिया सबको हरा के जीता ने, तांशी गोयल, लापता लेडीज यहीं की हैं, कहीं मुरादाबाद ये पास की हैं कहीं की, तो कितनी अच्छी अभिनेत्री और बाहर से आई, कोई सपोर्ट सिस्टम, उनकी मदर पूरे दिन उनके साथ रहती है, उनको हर जगह ले जाती है, सिंपल से उनके फादर सिंपल सी सर्विस में, तो वो एक सपोर्ट सिस्टम होना जरूरी है। बट मेरी नजर में इंस्टाग्राम रील वायरल होके सीधा एक्टर बनने की ख्वाहिश रखना या उनको चांस मिलना, उनके लिए बड़ा इनजस्टिस है, बेचारे जो लाइन में लगे हैं आराम नगर में भीड़ में 20 साल से। ये मेरा पर्सनल है, मेरा इससे कतई नहीं हो सकता मैं ही कास्ट करूं कल को, ऐसा कतई नहीं हो सकता। मोनालिसा आपकी फिल्म में, हाँ कोई भी कर सकता हूँ मैं उस बात। बट अगर मैं वो एक्टर होता, मैं तो खुद ही अनट्रेंड हूँ, मैं तो मतलब बहुत कम लोग होते हैं ना कि आया भाई कॉलेज छोड़ा, आया फिल्म बना ली 4-5 बन भी गई, सब बना भी नहीं पाते, तो वो तो भगवान ने ऐसे इतना ज्यादा दे दिया, तो आई एम तो मोस्ट थैंकफुल पर्सन, आई कांट बी थैंकलेस कि अरे भगवान ने मुझे, तो यार शाहरुख ने मेरी फिल्म नहीं की, आदि ने नहीं की, वो फिल्म चली नहीं, ये फिल्म बैन हो गई, ये पॉलिटिकल पार्टी से इफेक्ट हो गई, ये डाउट्स। पर मैं तो कह रहा हूँ बेचारे जो आए हैं करके मेहनत, जो क्वालिफाइड लोग हैं, एक एक्टिंग स्कूल से सीख के आया, एफटीआई से कोई 5 साल ऐसे करा, कोई एनएसडी से, जयदीप जैसे आया एफटीआई से, एनएसडी से पंकज जी आए हैं, जाकिर भाई आए हैं, नवाज आए, तो उनके साथ तो यार इनजस्टिस है ना कि यार एक 5 रील, उसको आप मीडियम को अलग, मॉडल अलग होता है, फिर हम लोग फैशन ब्रांड के लिए मॉडलिंग हम लोग आप करते हो तो एक अलग होता है, तो एक मॉडल होता है, फिर एक एक्टर होता है, फिर एक ये होता है। अब सब के साथ उसने कल पार्क में छक्के मारे, उसको आईपीएल भेज देते हैं, तो सारा जो अंडर 16 रणजी सब खेल रहा है, नहीं ये बात इसलिए आपने बिल्कुल, वो झक मार रहा है, तो यार वो तो लोग रणजी खेलने ही बंद कर देंगे। नहीं बहुत सही। बस मेरा ये संक्षेप में एक ही सवाल है, विशाल भाई, आपने हर चीज पर विभाग की राय रखी, क्योंकि आप अलग किस्म का एक सिनेमा बनाते हैं, कहते हैं अपनी स्टाइल का, आने वाली फिल्में कौन कौन सी? जैसा मैंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरे आसपास खूब बने फिल्में, और फिर ऑब्वियसली मेरी एक फिल्म है लिखी हुई जो मैं अगली डायरेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ। मतलब 2-3 फिल्में हैं जो मुझे करनी है डायरेक्ट इस वक्त पे, बट एक फिल्म है इसके लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ, उसका नाम मैं ले सकता हूँ, वो भी साथ को अनाउंस होगी उसके साथ, उसका नाम है अभूतपूर्व, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है अनप्रेसिडेंटेड, जो कभी ना हुआ हो। आगरा में ताजमहल के सामने सेट है 1991 में। इट्स अ रॉम हॉर कॉम, उसके जॉनर को आप कह सकते हैं, रोमांटिक भी है, हॉरर भी है, कॉमेडी भी है, बट 85-90% इस कॉमेडी फिल्म और 10% बहुत रुलाएगी लोगों को, और बहुत मासूम पुराने जमाने की प्रेम उसमें भी नहीं बताएंगे अभी किसको कास्ट कर रहे हैं? उसमें बहुत सारे लोग हैं, मतलब वो इसलिए वो अक्टूबर में जाएगी, अक्टूबर-नवंबर में फ्लोर पे, और बहुत सारे लोग हैं उसमें मतलब जिनके बारे में मैंने बात भी की इस इंटरव्यू में, वो सारे लोग हैं एक ही पिक्चर में, ढेर सारे हैं, और मतलब वो मुझे मेरे दिल के बहुत करीब सब्जेक्ट है, उसमें बहुत
शायराना भी है और बहुत उसमें मैं पहली फिल्म में चाहता था इसमें बहुत सी शायरी ठूस सकूं मैं, क्योंकि मैं इतना लिखता हूँ। हमने कहा यार ये सब बिना पढ़े लिखे चले जाएंगे लोग दुनिया से गुजरा। तो बहुत अच्छी फिल्म है। और एक जो मैंने आपको बताई जो आपको बहुत अच्छी लगेगी और हमारे जो कॉमन मित्र हैं सारे उन सबको बहुत अच्छी लगेगी, वो जो एक कॉफी विद डी के स्टाइल की फिल्म है, हाँ वो हमको देखने वो की बड़ी शौक हम मोस्ट प्रॉब्ली झारखंड या दिल्ली में ही शूट कर रहे हैं। और मैं उसका कुछ भी बोल नहीं सकता हूँ, मुझे बहुत मतलब दर्द हो रहा है एक्चुअली मैंने बोलने का, पर वो एक लाइन की पिक्चर है तो बोलूंगा तो मजा आएगा। और कॉफी विद डी जैसी पिक्चर है और बहुत कंट्रोवर्शियल है और बहुत मजा आएगा, लेकिन लोगों को मजा फुल आएगा, कॉमेडी है। फिर देखेंगे हम। हाँ फिर फुल देखेंगे। कॉमेडी है और उसमें क्रिकेट है, इतना बोल सकता हूँ। उसमें कॉमेडी है, उसमें पॉलिटिक्स है, उसमें अंडरवर्ल्ड है, सब मिलेगा देखने को। दाऊद इब्राहिम है, सब कुछ मिलेगा आपको। और एक क्रिकेट मैच है। नहीं बहुत बहुत आपने, चलिए शुभकामनाएं आपको विशाल भाई, और आप अच्छे शायर भी हैं। उम्मीद करता हूं कि इसी तरीके से जो आपका सफर है, मान लिया एक शेर है हमारे यहाँ के शायर, उन्होंने कहा है कि थकान का नाम ना लूं दोस्तों उड़ानों में, माना बहुत फासला है तुझ में और आसमानों में, पहाड़ों से टकरा के पाजा मंजिल, मुश्किलों को ना गिना बहानों में, और ये ख्वाब देखना एक दिन जरूर सच होगा मेरे दोस्त, तेरा मकाम होगा सबसे बड़े मकामों में। बहुत बहुत क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत दोनों बात किसी को मिलकर अच्छा लगता है कि जो बोलता अच्छा हो, शायरी में इंटरेस्ट हो, ये बहुत रेयर है आजकल। ये स्पीसीज खत्म होती जा रही है वक्त के साथ। नहीं मेरे संग में तो वो है। और आपको इतना अच्छा लगता है तो बस जाते जाते एक शेर सुना देता हूँ फिर जाते ठीक। कि मैं अपना नसीब तेरे बदन पे छोड़ आया हूँ, मैं अपना नसीब तेरे बदन पे छोड़ आया हूँ, अब जो तुझे छुएगा बड़ा बदनसीब होगा। अरे वाह विशाल भाई, लेकिन आप खुश नसीब रहे। बहुत मजा आया विशाल भाई आपसे बिल्कुल, बात करने में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबको शुक्रिया, कैमरा सब यहाँ टीवी इतनी अच्छी बैठी है, एक घंटे बर्दाश्त किया उन्होंने हमको। अरे सब बहुत अच्छे हैं। और आपके चैनल के जितने व्यूअर हैं मैं उन सबको बोलूंगा कि तिवारी जी को खूब सारा प्यार देते रहे। मैं तो कहता हूँ उनका, मेरी टैगलाइन है, सबका आभारी उनका अमित तिवारी। अरे वाह, सबका आभारी उनका अमित तिवारी, है ना? वो तो मतलब वाह, ये भी शायरी है, ये भी शायरी है। मतलब एकदम रदीफ। और इसमें एक लाइन और रदीफ काफी अच्छा लैंड हुआ है। उसमें एक और जोड़ देता हूँ बीच बीच में, अंधेरे में चिंगारी अमित तिवारी। अरे वाह, है ना? नहीं, बहुत शार्प आदमी है। और एक चैनल को खूब सारा प्यार दीजिए जी। और जैसे मेरी फिल्म अनाउंस होगी, आएगी, हम लोग फिर आएंगे। आप फिर वादा करिए कि सारे लेके आएंगे, पूरे एक्टर्स के साथ। यस, बहुत बहुत धन्यवाद विशाल भाई, बहुत शुक्रिया। तो ये विशाल मिश्रा, आप खुद ही समझ गए इतनी लंबी देर की बातचीत में कि कितने सारे रंग इनके संग समाये हुए हैं। देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।